नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं यूपी जीके का जो पार्ट थर्ड है उसके बारे में, ठीक है, जिसमें हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता के बारे में, ठीक है। आप सभी को पता है सांस्कृतिक या कह सकते हैं कि संस्कृति एवं कला उत्तर प्रदेश का जो भी जीके है, ठीक है, या आपका जो सिलेबस है उसमें जो यूपी जीके का सिलेबस है, ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के संदर्भ में सांस्कृतिक एवं कला का एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है, ठीक है। तो उसी संदर्भ में बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ था वो लगभग 20वीं शताब्दी से हुआ था। और बात करते हैं अगर अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप सभी को पता है कि भारत में या कह सकते हैं बेसिकली उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में अगर आप मान लीजिए, तब भी खड़ी बोली का जो कह सकते हैं जन्मदाता जिसको बोला गया वो बोला गया है अमीर खुसरो को, ठीक है। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में एक जगह है या कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है कासगंज, ठीक है, कासगंज। ये आप सभी को पता ही होगा, कासगंज कासगंज ये हाथरस के पास में ही पड़ता है। हाथरस से सटा हुआ है, हाथरस, एटा और या कहें बदायूं, इन तीन चार डिस्ट्रिक्टों से सटा हुआ है फर्रुखाबाद, ठीक है। इनके बीच में एक जिला है कासगंज। और हाथरस तो अभी फिलहाल आपको पता ही होगा, जो वो जो थे क्या नाम, जो बाबा था वो साकार विश्वहरी, उसका जो भगदड़ हुई थी, तो वो मतलब इस एरिया में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मान सकते हैं आप, ठीक है। तो कासगंज में एक जगह है पटियाली नामक एक गांव है, ठीक है, या अब तो कस्बा बन गया पटियाली। तो पटियाली में अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन इस तरह ये भी आता है कि बताइए तबला और सितार का जो आविष्कारक था या जन्मदाता था वो कौन था, वो भी आपके अमीर खुसरो ही थे, ठीक है। अब बात करते हैं बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये सांस्कृतिक लैंग्वेज है बड़े ख्याल, या फिर कहें कि लखनऊ घराना या बनारस घराना, इस तरीके के, ठीक है। तो बड़े ख्याल ये गायकी का एक प्रचलन था या कह सकते कि एक गायन की एक कला है। जैसे कि अभी वर्तमान समय में आप सुन रहे होंगे जैसे रैप है, ठीक है। रैप वर्तमान समय का एक कह सकते हैं कि ये सिंगिंग का एक लेवल है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो बड़े ख्याल था ये तत्कालीन समय में यानी कि कह सकते हैं कि मुगल इराक में या उस समय ये एक गायकी का एक लेवल हुआ करता था, ठीक है। तो बड़े ख्याल का जो प्रवर्तन किया था वो सबसे पहले किसने किया था, वो जौनपुर के शासक थे सुल्तान हुसैन सरकी, उन्होंने किया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात, इसको अगर आपको याद करना है तो जौनपुर, जौनपुर तो आपको पता ही होगा, हालांकि अगर आपने मिर्जापुर सीरीज देखी है तो उससे भी आपको जौनपुर का अंदाजा हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी हुआ फिर भी जौनपुर को सिराजे हिंद बोला गया है, ठीक है। और जौनपुर अपने आप में एक मतलब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और जौनपुर के एक शासक थे सुल्तान हुसैन सरकी। और सबसे पहले अगर बात करें तो जौनपुर की, तो जौनपुर की जो स्थापना की थी वो जौना खान ने की थी, ठीक है। इसको भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सुल्तान हुसैन सरकी ने बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया था, या कहें कि इसकी नींव रखी थी बड़े ख्याल की। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का जो स्वर्णिम काल था या स्वर्ण काल था वो था नवाब वाजिद अली शाह का काल। नवाब वाजिद अली शाह वही थे यानी कि बेगम जो हजरत महल थी उनके हस्बैंड का नाम था शायद नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। तो ये जो समय था वाजिद अली शाह जी का, तो इस समय लखनऊ का घराना, लखनऊ घराने का कह सकते हैं कि संगीत का स्वर्णिम काल चल रहा था, यानी कि इन्होंने संगीत के क्षेत्र में लखनऊ घराने को मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अलग तरीके से छूट दी और कंसेशन दिया, पैसे वगैरह जो भी था, मतलब इस तरीके से इन्होंने लखनऊ घराने की, चूंकि ये राजा हुआ करते थे या बादशाह या नवाब हुआ करते थे, तो इन्होंने लखनऊ में संगीत को कह सकते हैं कि प्रायोरिटी दी थी, ठीक है, इनको बढ़ावा दिया था संगीत को, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि लखनऊ घराने का जो स्वर्ण काल था वो नवाब वाजिद अली शाह का जो स्वर्ण समय काल था उसको बोला गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं बनारस घराने से कौन कौन संबंधित है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बिस्मिल्लाह शाह, बिस्मिल्लाह खां एवं मुमताज खान, ये शहनाई वादक हैं जो कि बनारस घराने से संबंधित है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि बताइए निम्न में से कौन सा संगीत वादक, सॉरी शहनाई वादक है, ठीक है। तो वहां पे एक ऑप्शन ये तो जरूर ही मिलना है आपको, बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि चुनिंदा या मजे हुए शहनाई वादक थे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां एवं मुमताज खान ये शहनाई वादक थे जो कि बनारस घराने से संबंधित थे। बनारस घराने, ये घराने एक्चुअली ये वो होते हैं जैसे कि सपोज आप किसी अगर आप किसी राजा को जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेवाड़ है, ठीक है। अब मेवाड़ राज परिवार जो है या मेवाड़ मेवाड़ का जो राजा है, ठीक है, उसने अपने यहाँ पे संगीत को के विकास के लिए
कुछ गायकों को नियुक्त किया, ठीक है। तो उन गायकों को का जो संबंध है वो मेवाड़ घराने से है, यानी कि वो घराना यानी मेवाड़ का जो राजा है या मेवाड़ का जो किंग है उसके संदर्भ में, ठीक है। तो इसी तरीके से बनारस घराना यानी कि बनारस का जो राजा है उसके संदर्भ में, या लखनऊ घराना है तो लखनऊ घराने का मतलब है कि जो लखनऊ का राजा है या अवध का राजा है उसके संदर्भ में, या फिर जो भी है मतलब जहां का भी घराना रहेगा आपका, आगरा घराना है, मुजफ्फरपुर घराना है, ठीक है। इस तरीके के मतलब जितने भी घराने हैं तो उन घराने का मतलब है कि वहां का जो राजा था उसने संगीत के क्षेत्र में अपने यहाँ पे कुछ गायकों को नियुक्त किया, उनको बढ़ावा दिया, उनको प्रमोशन दिया, ठीक है। और उनको मतलब एक तरीके से गायकी में आगे विकास करने के प्रोत्साहित किया। तो इस तरीके से वो वहां का घराना हो गया, और वो लोग जो संगीत करते थे या गायकी करते थे वो उस घराने के से संबंधित होने लगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खान बनारस घराने से संबंधित थे, ठीक है। आगे बात करते हैं बिंदादीन कोदऊ सिंह, सुरखेज अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराने से संबंधित है, ठीक है। आप सभी को पता होगा बिरजू महाराज और शंभू महाराज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कि बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे या शंभू महाराज किस घराने से संबंधित थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बिरजू महाराज और शंभू महाराज का। तो ये है आपके लखनऊ घराने से संबंधित, ध्यान रखेंगे। बिंदादीन, कोदऊ सिंह, सुरखेश अली खां, शंभू महाराज और बिरजू महाराज, ठीक है। ये लखनऊ घराने से संबंधित है, ओके। आगे बात करते हैं बनारस घराने के कुछ अन्य कह सकते हैं कि गायक, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट हो जाते हैं छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, ठीक है, मोती केशर और ठुमरी टप्पा गायिकाएं, यानी कि ये महिलाएं हैं जो कि सिंगिंग किया करती थी, ठीक है। छोटी मैना ये मतलब कि इनका ओरिजिनल नाम तो हालांकि कुछ और ही होगा, ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चंस में या आपके एग्जाम्स में सीधा सीधा यही क्वेश्चन आएगा, बताइए छोटी मैना किस घराने से संबंधित है, या बड़ी मैना किस घराने से संबंधित है, या फिर मोती केसर किस घराने से संबंधित है, ठुमरी ठुमरी टप्पा किस घराने से संबंधित थी, या रसूलन बाई किस घराने से संबंधित थी। या क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी बन सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा बनारस घराने से संबंधित नहीं है। तो वहां पे तीन ऑप्शन आपको इसमें से दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन कोई अन्य दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपको ऑप्शन दिया छोटी मैना, बड़ी मैना, मोती केसर तथा बिंदादीन। तो आपको पता है बिंदादीन आपके लखनऊ घराने से संबंधित है, वहीं छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलनबाई, सरस्वती देवी, विद्याधर देवी, मोती केशर और ठुमरी टप्पा, ये जो महिलाएं हैं ये बनारस घराने से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि झूला, होरी, फाग, लंगुरिया व रसिया लोकगीत संबंधित हैं। अब सिंपल सी बात है, झूला है, होली है, होरी, वैसे तो होरी लिखा भी जाता है और बोला भी होरी ही जाता है, पर ऑफिशियली मतलब कह सकते हैं कि जो अपडेटेड लैंग्वेज है उसमें होरी की बजाय होली बोला गया, ठीक है। फाग, लांगुरिया व रसिया, ये सारे जो भी संगीत है या सारे जो गाने हैं या लोकगीत है ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि झूला है तो आप सभी को पता है कि कन्हैया जी झूला झूलते थे, ठीक है। या होरी, होरी यानी कि होली, जो कि हम लोग होली खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाग, तो जिस समय होली खेली जाती है तो उसी समय ये फाग लोकगीत है वो गाया जाता था, ठीक है। तो होली है, झूला है, केसरिया है, सॉरी लांगुरिया है, फाग है और रसिया, ठीक है। तो ये सारे जो लोकगीत हैं ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। आई होप क्लियर हुआ होगा पूरा पूरा आपको, ठीक है। मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। आगे बात करते हैं संस्कार गीत, सोहर, नटका व कव्वाली। ये बेसिकली अवध क्षेत्र के कह सकते हैं कि गीत है या लोकगीत भी मान सकते हैं आप, ठीक है। अवध क्षेत्र यानी कि जो लखनऊ घराना था वो, ठीक है। यानी कि आप मान सकते हैं कि कानपुर, उन्नाव के आगे से लेके मान लीजिए पूरा पूर्वांचल ये अवध क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। तो अवध क्षेत्र के प्रमुख कह सकते हैं कि लोकगीत या फिर विशेष गाने या सांस्कृतिक धरोहरें क्या कहते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका संस्कार गीत। यानी कि आप सभी को पता है कि अवध क्षेत्र में जो संस्कार का प्रचलन है वो काफी अच्छा रहा है हमेशा से। तो संस्कार गीत, सोहर, नटका व कव्वाली, जो कव्वाली है वो भी लखनऊ घराने से संबंधित है, ये आप मान सकते हैं, ठीक है। तो कव्वाली बेसिकली कव्वाली से क्वेश्चन आ सकता है या फिर संस्कार गीत से, ठीक है। तो कव्वाली, सोहर, नटका व संस्कार गीत ये अवध क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। अब बात की जाए अगर शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो कथक, आप सभी को पता है कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथक उत्तर, तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉन्स्टेबल या फिर यूपीएसआई लेवल के एग्जाम्स हैं, या कह सकते हैं कि जो
आपका यूपी में जो अभी वैकेंसी चल रही है जूनियर असिस्टेंट वगैरह की, तो इस लेवल के एग्जाम्स में ये कथक वगैरह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं कथक नृत्य का प्रणेता किसको बोला गया है। तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और इसके जो जनक माने गए हैं वो माने गए हैं ठाकुर प्रसाद जी को। ठीक है, ठाकुर प्रसाद जी को कथक नृत्य का प्रणेता माना जाता है। बात करते हैं जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो चौरसिया है। ठीक है, चौरसिया बेसिकली जौनपुर के कहारों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि चौरसिया नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो चौरसिया नृत्य जो है वो जौनपुर से संबंधित है, और किस जाति के लोगों द्वारा जौनपुर का नृत्य मतलब सॉरी किस चौरसिया नृत्य किया जाता है। तो जौनपुर के जो कहार होते हैं, कहार जिसको बेसिकली जो कहारों का काम होता था, जैसे पुराने टाइम में अगर आप देखें तो जो दुल्हन आती थी या पुराने टाइम में राजा महाराजा आते थे तो वो पालकी में बैठ के आया करते थे। ठीक है, दुल्हन का तो चलन अभी तक रहा है। तो जो पालकी को उठाते थे जो लेबर जो होते थे उनको बेसिकली कहार बोला जाता था। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि कथक के लिए जो प्रसिद्ध घराने हैं, अगर बात करें मतलब कि जो कि शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन से घराने हैं, तो वो है आपके लखनऊ घराना तथा बनारस घराना। ठीक है, लखनऊ व बनारस घराना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्यों की अगर बात की जाए तो रामलीला, रासलीला व नौटंकी ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य है। ठीक है, मतलब कि नाटक है। आप सभी को पता होगा, आप सभी के गांव में कभी ना कभी तो रामलीला हुई हुई होगी। ठीक है, या रासलीला भी हुई होगी। रासलीला तो शायद नहीं होती है, बट रामलीला तो जनरली आप सभी ने सुन रही रखी होगी। तो रामलीला, रासलीला व नौटंकी ये उत्तर प्रदेश के नाटकीय लोक नाट्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं कालिंजर का किला कहाँ पे स्थित है। तो कालिंजर का जो किला है ये बांदा में स्थित है। बांदा, महोबा, चित्रकूट ये आप सभी को मैंने पढ़ा रखे हैं। तो बांदा जो है बेसिकली ये कालिंजर का किला इसलिए भी फेमस है क्योंकि जिस समय शेषा सूरी कह सकते हैं कि ये वापस आ रहा था गिर सुमेर युद्ध से, वहां से एक तरीके से कह सकते हैं कि मार खा के आया था वापस। तो इसने सोचा था कि हम वापस चलते टाइम, चूंकि ये बिहार का राजा हुआ करता था, बिहार का कौन सा जगह था, सासाराम। हाँ, तो बिहार के सासाराम से ये शासक था, और इसने जो दिल्ली का राजा हुआ करता था तत्कालीन हुमायूं, ठीक है, तो दिल्ली के बादशाह हुमायूं को इसने हरा दिया था, और दो बार हराया था, एक कन्नौज के बेलग्राम में और इससे पहले वहीं सासाराम में ही। ठीक है, तो उसके बाद में हुमायूं को भगा दिया गया था। उसके बाद में ये पहुंचा था, मान सकते हैं आपकी मारवाड़ में लड़ाई लड़ने, यानी कि जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में। तो वहां पे एक युद्ध हुआ था, गिर सुमेर का युद्ध, जहां पे इसको लगभग इसकी सेना थी 8,000 की, और सामने से कह सकते हैं कि जो मारवाड़ के राठौड़ों की सेना थी वो लगभग 8,000 की। तो वो 8,000 इनके 80,000 पे भारी पड़ गए थे। तो उसी संदर्भ में इसने बोला था कि मैं दो मुट्ठे बाजरे की खातिर पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत गवा देता। ये काफी प्रचलन में है, ये इसका जो सेंटेंस है वो। ठीक है, तो वहां से लौटते वक्त जब ये वापस आ रहा था तो रास्ते में इसको बांदा मिला। तो बांदा का जो किला था, कालिंजर का किला, काफी ज्यादा सशक्त था, काफी ज्यादा पावरफुल था। तो इसने सोचा कि क्यों ना हम इस कालिंजर के किले पे भी अपना अधिकार कर लें। तो इसने गोले चलवाए थे कालिंजर के किले पे। तो वो उसी संदर्भ में जब एक इसने गोला चलवाया तो वो गोला कालिंजर के किले की दीवार पे लगते ही वापस मतलब कि रिवर्स हो गया था, पूरा परावर्तन नियम लगा दिया था उस गोले ने। ठीक है, अपवर्तन परावर्तन के नियम तो आपने पढ़े ही होंगे। तो वो परावर्तन के नियम के तहत वो गोला जो था वो वापस मतलब इसने इस तरफ से चलाया तो उससे गोला सामने कालिंजर के किले की दीवार पे लगा गोला, और वो वापस से इसकी तरफ ही आ गया था, और इसके पास में आके इसके जहां पे ये बैठा हुआ चलवा रहा था उसी के पास में इसका एनिमेशन रखा था, जो कि गोले बारूद जो अन्य सामान था, ठीक है, युद्ध वाला। तो उसी के पास में आके वो गोला फट जाता है। उसी गोले के फटने से ये जो आपका शासक था यानी कि शेषासुरी ये मतलब मर जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये कालिंजर का किला काफी फेमस है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिंजर का किला कहाँ पे स्थित है। तो कालिंजर का जो किला है वो बांदा में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं गंगा महोत्सव के बारे में। तो बेसिकली गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा भी इसको बोला जाता है। ये कहाँ कहाँ लगता है, ये वाराणसी और प्रयागराज दोनों जगह पे गंगा महोत्सव मनाया जाता है। तो वाराणसी में भी गंगा जी के किनारे हैं तथा प्रयागराज भी गंगा जी के किनारे पे ही स्थित है। तो इस वजह से जो गंगा महोत्सव है वो वाराणसी व प्रयागराज दोनों जगहों पे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक, जिसमें फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला व ताजमहल स्थित है। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उत्तर प्रदेश के 3 स्मारक स्थित हैं, जिसमें फतेहपुर सीकरी, जो फतेहपुर सीकरी का जो किला भी आप मान सकते हैं, इसके अलावा आगरा का किला व फिर ताजमहल काफी फेमस है। ठीक है,
तो ये विश्व धरोहर में शामिल उत्तर प्रदेश के 3 स्मारक हैं। बात करते हैं मुस्लिम काल में या मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो कौन था? मुस्लिम काल में सॉरी मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो था आपका आगरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बात करते हैं कन्नौजी भाषा का जो क्षेत्र है, कन्नौजी भाषा का जो क्षेत्र है वो है बेसिकली कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया व कानपुर देहात। यानी कि ये ये तो शायद हमारा ही क्षेत्र है पूरा। बेसिकली ये कानपुर मंडल अगर आपने पढ़ रखा है तो ये कानपुर मंडल के ही मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से अगर आपको इटावा हटा दिया जाए तो इटावा कानपुर मंडल का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा औरैया भी शायद कानपुर मंडल का हिस्सा नहीं है, पीलीभीत कानपुर मंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर इनकी तीनों की सीमाएं आपस में साझा होती हैं। पीलीभीत कानपुर नगर के साथ में फर्रुखाबाद या मान सकते हैं कन्नौज की सीमा साझा साझा होती है। इटावा के साथ में नहीं होती है क्योंकि बीच में मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की सीमा आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा इटावा से सटा हुआ औरैया है और कानपुर देहात। तो कुल मिला के ये जो क्षेत्र है ये 3 3 6 2 8 8 जिले जो हैं ये कन्नौजी भाषा के क्षेत्र माने गए हैं। ठीक है, कन्नौजी भाषा काफी फेमस भाषा है और कन्नौज का अगर आप इतिहास पढ़ के देखें तो कन्नौज का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। कन्नौज एक समय में मतलब कि कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम से पहले से कन्नौज भारत की राजधानी रहा करती थी। ठीक है, लेकिन जब कन्नौज ने त्रिपक्षीय युद्ध का संघर्ष देखा, लगभग 250-300 वर्षों तक कन्नौज में युद्ध होता रहा, तो इस संदर्भ में यानी कि उस युद्ध के डर से वहां के कन्नौज के जो व्यापारी थे, चूंकि वो राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, तो वहां के लोग फिर निकल निकल के दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। इस वजह से वर्तमान में कन्नौज की जो स्थिति है वो दयनीय हो चुकी है। लेकिन अगर कन्नौज के इतिहास की बात की जाए तो कन्नौज का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के पास में स्थित है। ठीक है, प्रमुख पर्यटन स्थल जिसमें बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधा महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल आदि स्थित हैं। हालांकि आपसे ये शायद ही पूछा जाए इसमें से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है ये पूछा जाएगा कि आगरा की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, या आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था, या जो फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे आप। फतेहपुर सीकरी में अगर बात की जाए कि जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उसमें बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल आदि ये सारे कुछ इंपोर्टेंट वहां पे मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तुलसी स्मारक, तुलसी जन्मस्थली। ये भी आपका चित्रकूट में स्थित है। राजापुर नामक स्थान पे तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तुलसीदास जी वही हैं जिन्होंने रामचरितमानस की कह सकते हैं कि रामचरितमानस को लिखा था। ठीक है, आगे बात करते हैं सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार। ये बाराबंकी में देवा शरीफ में स्थित है। ठीक है, ये भी काफी मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगर ये पूछ लिया गया कि बताइए देवा शरीफ की जो मजार है वो किस सूफी संत की है। ठीक है, मतलब ये पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में ये आना कोई बड़ी बात नहीं है इस तरीके का क्वेश्चन। तो बेसिकली पहले तो हम बात करते हैं देवा शरीफ की जो मजार है वो बाराबंकी में स्थित है। ठीक है, एक मजार कोई है वो बरेली में भी स्थित है। देखते हैं आगे अगर हमने उसको दे रखा होगा। तो बात करते हैं कि जो देवा शरीफ की जो मजार है वो बेसिकली सूफी संत थे एक हाजी वारिस अली शाह, हाजी वारिस अली शाह। ठीक है, तो उनके जो मजार है उसको ही वही जो है देवा शरीफ की मजार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बात करते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, वह 31 जैन मंदिर, माता टीला, राजघाट बांध, ये सभी ललितपुर में स्थित है। यानी कि अगर ललितपुर के संदर्भ में बात की जाए तो ललितपुर में राजघाट बांध स्थित है। ठीक है, इसके अलावा माता टीला बांध स्थित है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा ललितपुर में 31 जैन मंदिर है। ठीक है, तथा देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है जो कि गुप्तकालीन मंदिर है ये भी आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए ये 4 तरफ से 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बात करते हैं कि श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर है वो श्रृंगी रामपुर नामक एक जगह है फर्रुखाबाद तथा कन्नौज के बॉर्डर पे, गंगा जी के किनारे। ठीक है, तो वहीं पे श्रृंगी ऋषि का जो मंदिर स्थित है। और वहां पे मतलब अगर आप फर्रुखाबाद, कन्नौज या इसके आसपास के क्षेत्र के होंगे तो आपको पता होगा वहां पे मतलब कि ये इनका जो मंदिर है वो काफी ऊंचाई पे स्थित है। और उस ऊंचाई पे मतलब हालांकि सीढ़ियों की एग्जैक्ट काउंटिंग मुझे नहीं पता है, जो ऊपर तक सीढ़ियां जाती हैं
तो ये कहा गया है कि जो आखिरी वाली जो सीढ़ी है वहां पे शायद मतलब गंगा जी में जब बाढ़ आती है तो जो ऊपर से सेकंड लास्ट वाली सीढ़ी है वहां तक तो गंगा जी का पानी पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब काफी ऊंचाई पे एक बहुत से मान सकते हैं आप छोटे से पहाड़ के ऊपर तक मान सकते हैं। ठीक है, तो जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो कहा मतलब कि वहां की जो सेकंड लास्ट सीढ़ी रहती है मंदिर की वहां तक पानी पहुंच जाता है, लेकिन जो टॉप लेवल की जो सीढ़ी होती है वहां तक पानी नहीं पहुंचता है। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर मतलब जिस दिन गंगा जी का जो पानी है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच गया उस दिन गंगा जी जो है वो पृथ्वी से चली जाएंगी, ऐसा मतलब धार्मिक मान्यताएं हैं उस क्षेत्र की। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक अन्य संत हुए थे जो कि सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो बेसिकली पूछा ये जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है। तो निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म स्थान है वो आपका बदायूं में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि बदायूं किससे संबंधित है, बदायूं निजामुद्दीन औलिया से संबंधित है। ठीक है, सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया साहब। ठीक है, आगे बात करते हैं शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पिछला ये था सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन अगर आप करना चाहें तो कर लेते हैं कि आधुनिक चित्रकला की शुरुआत 20वीं शताब्दी में, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में, तबला एवं सितार के प्रवर्तक थे ये। ठीक है, संगीत से संबंधित अगर बात की जाए तो बिस्मिल्लाह शाह और मुमताज शाह थे। बड़े ख्याल का प्रवर्तन सुल्तान हुसैन सरकी शाह ने किया था। ठीक है, वाजिद अली शाह के समय को लखनऊ घराने का स्वर्णिम युग बोला जाता है। ठीक है, बिंदादीन कोदौ सिंह, सुरखेज सिंह, शंभू महाराज, बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलनबाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर व ठुमरी टप्पा बनारस घराने से संबंधित हैं। झूला, होरी, फाग, लांगुरिया व रसिया ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। संस्कार, सोहर सोहर, नटका व कव्वाली अवध क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शासकीय नृत्य कथक। ठीक है, कथक का प्रणेता ठाकुर प्रसाद को बोला जाता है। और वहीं अगर बात की जाए चौरसिया नृत्य के बारे में तो ये जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने लखनऊ व बनारस घराने हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोकनाट्य के बारे में अगर बात की जाए तो रामलीला, रासलीला व फिर नौटंकी है। ठीक है, कालिंजर का किला बाना में स्थित है जो कि शेषासुरी से संबंधित है। गंगा महोत्सव वाराणसी व प्रयागराज। वहीं अगर बात की जाए कि ताज महोत्सव तो ताज महोत्सव आपका आगरा से संबंधित हो जाता है। ये जब मैं आपको आगे बताऊंगा पूरे महोत्सव के बारे में, ठीक है, तो उसमें ये डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व धरोहर में शामिल उत्तर प्रदेश के 3 स्मारक, जिसमें फतेहपुर सीकरी, इसके अलावा आगरा का किला, इसके अलावा ताजमहल। ठीक है, मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का केंद्र आगरा हुआ करता था। कन्नौजी बाजार का क्षेत्र, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे शायद। ठीक है, वहीं बात करते हैं अगर तुलसी जस्मिन तुलसी स्मारक है, तुलसी जन्मस्थली, तो ये आपका राजापुर था, जो कि राजापुर नामक ग्राम था जो कि चित्रकूट में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं देवा शरीफ की मजार कहाँ पे स्थित है। बाराबंकी में स्थित है। ये किसके संदर्भ में है देवा शरीफ की मजार, तो एक सूफी संत हुआ करते थे हाजी बारिश अली शाह, उनसे संबंधित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि गुप्तकालीन मंदिर है। इसके अलावा 31 जैन मंदिर, इसके अलावा माता टीला बांध, राजघाट बांध, ये सभी ललितपुर से संबंधित है। ठीक है, और संगी ऋषि की अगर बात की जाए, इनका मंदिर संगी रामपुर में स्थित है जो कि फर्रुखाबाद में है, जो कि फर्रुखाबाद और कन्नौज के बॉर्डर पे फर्रुखाबाद की तरफ पड़ता है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। अब हम बात करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना थी वो बेसिकली 1981 में लखनऊ में की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज में हुई थी जो कि 1982 में हुई थी। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान जो प्रारंभ हुआ था वो 2001 में प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत 2009 में हुई थी। प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, जिसमें 4 सामान्य, एक कृषि विश्वविद्यालय तथा एक विमानन विश्वविद्यालय है। देश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो प्रयागराज विश्वविद्यालय है जो कि प्रयागराज में ही स्थापित है, जो कि स्थापना हुई थी इसकी 1887 में। ठीक है, क्लियर। तो ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 1982। ठीक है, और इसके अलावा अभी वर्तमान में भी एक बोर्ड की स्थापना की गई, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ऐसे करके कुछ है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसकी स्थापना सन 2024। तो प्राथमिक शिक्षा स्कूल चलो अभियान 2001 में प्रारंभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई थी। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत 2009 में की गई थी। कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में 6 हैं जो कि 4 सामान्य है, एक कृषि, एक विमानन है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात की जाए तो लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल
मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, छत्रपति साहू जी महाराज या जिसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, ये लखनऊ। वहीं अगर बात की जाए छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, सिंपल सा मेडिकल कॉलेज के अलावा विश्वविद्यालय, तो वो आपका लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ये मेडिकल कॉलेज बेसिकली यही थे जिसमें लाला लाजपत राय आपका मेरठ हो जाएंगे। इनको अगर आपको याद करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज तो झांसी, लक्ष्मीबाई जी झांसी से संबंधित थी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, झांसी से ही रहेगा वो मेडिकल कॉलेज, झांसी से ही संबंधित रहेगा। अगला आ जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज। तो गणेश शंकर विद्यार्थी अगर आप नहीं जानते होंगे तो जो जो एचआरए का गठन हुआ था, यानी कि जो हमारे क्रांतिकारी थे, ठीक है, गरम दल के नेता थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, ठीक है, और राम प्रसाद जी, ठीक है, ये सभी लोग जो हुआ करते थे उसी ग्रुप के मेंबर थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जो कि कानपुर से संबंधित है। ठीक है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा अगर सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज की बात की करें तो ये आपका आगरा में है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, अब आपको पता ही होगा, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, वो आपके गोरखपुर से संबंधित है। तो उन्हीं से संबंधित, चूंकि योगी जी राघव जी के यानी कि प्रभु श्री राम जी के बहुत अनन्य भक्त हैं, तो उनकी आराधना करते हैं, तो कह सकते हैं कि इस तरीके से, तो बाबा राघव दास का जो मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, यानी कि राघव जी का मेडिकल कॉलेज, वो आपका गोरखपुर में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आपका अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और छत्रपति साहू जी महाराज किंग मेडिकल कॉलेज आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक क्षेत्र है, जिसमें पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले तथा बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले स्थित हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपके 75 जिले हो जाएंगे। तो ये क्षेत्र डिवाइड है, जिसमें पूर्वी आर्थिक क्षेत्र यानी कि हम जिसको पूर्वांचल बोल सकते हैं, तो पूर्वांचल में 28 जिले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 जिले, और केंद्रीय या कहें कि अवध, अवध भी मान सकते हैं आप इसको, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले तथा बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले स्थित हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं औद्योगिक विकास की दृष्टि से देश में सबसे विकसित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे कि आगरा में ताजमहल है, तो जो सेनानी आते हैं या कह सकते हैं पर्यटक आते हैं, वो भी आगरा में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए, आपका गाजियाबाद है, नोएडा है, अलीगढ़ में भी अब काफी डेवलपमेंट हो रहा है, बुलंदशहर है। ठीक है, इसके अलावा अगर शामली है, ये सारे काफी विकसित है, चूंकि ये राजधानी क्षेत्र से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे विकास बहुत तेजी से हुआ है। इसी वजह से बोला गया कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी प्रदेश, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पश्चिमी प्रदेश में कितने जिले आते हैं? 30 जिले। ठीक, हालांकि पूरे 30 के 30 उतने विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक रेशियो देखा जाए एज कंपेयर टू पश्चिम, कंपेयर टू पूर्वांचल या फिर बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में तो यार अगर आप वहां के ग्राउंड लेवल की स्थिति देखें तो अभी तक पानी तक नहीं है कई गांव में। ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में पश्चिमी क्षेत्र काफी विकसित है। ठीक है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड, मैंने आपको बताया वहां पे कई गांव में अभी तक पानी तक नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति होती होगी वहां पे। ठीक है, और प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला अगर उद्योग है तो वो है आपका हथकरघा उद्योग। ठीक है, हथकरघा बेसिकली सिलाई कढ़ाई का काम इसमें होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति की जो लागू थी की गई थी, वो कब की गई थी? वो 2014 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति, यानी कि जो भी हथकरघा उद्योग लगाते हैं, यानी कि हाथों से सिलाई कढ़ाई करते हैं, उनके लिए सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं खेल का जो सामान है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बनता है। तो आप सभी को पता है कि आगरा एवं मेरठ खेल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो आगरा में तो बहुत कम ही बनता है, लेकिन मेरठ तो सिर्फ और सिर्फ खेल के सामान के लिए ही फेमस है, और मेरठ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है खेल का सामान। ठीक है, आगे बात करते हैं गलीचा उद्योग के लिए विकसित है। गलीचा इसको कालीन बोलते हैं। तो कालीन बेसिकली फेमस है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, भदोही, मिर्जापुर, आगरा व वाराणसी ये कालीन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो हालांकि ऑप्शन अगर आप यूपी पुलिस का दे रहे हैं एग्जाम या फिर यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हैं, तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ भदोही ही पूछा जाएगा। ठीक है, कि बताइए निम्न में से कौन सा गलीचा उद्योग के लिए फेमस है या फिर कालीन के लिए फेमस है। तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट होगा भदोही।
तो आपको भदोही पे ही क्लिक करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन या अगला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया था 1960 में। उत्तर भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी, जो कहाँ पे हुई थी? प्रतापपुर देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की जो स्थापना हुई थी वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है देवरिया, यानी कि गोरखपुर के उत्तर में ये जिला पड़ता है देवरिया, वहां पे हुई थी। ठीक है, बात करते हैं प्रधानमंत्री युवा स्वराज योजना स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत हुई थी। कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 से हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2017, किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में हुआ था और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को हुई थी। ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली भाई, अगर एग्जाम होता है आपका तो 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित्त होके इस पॉइंट को पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, और अपने जहन में बिठा लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। ओके, बात करते हैं ताजमहल। पहला पॉइंट ताजमहल, आप सभी को पता है ताजमहल कहाँ से संबंधित है? आगरा से संबंधित है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, याद ही करने की जरूरत नहीं। वृंदावन के मंदिर, तो वृंदावन आपका मथुरा से संबंधित है, तो मथुरा इसका भी आंसर हो जाएगा, ये भी याद करने की जरूरत है नहीं। अगला पॉइंट आ जाता है संत कबीर निर्वाण स्थल। संत कबीर निर्वाण स्थल, निर्वाण ये होता है कि जहां पे मतलब कि किसी व्यक्ति ने अपने जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। ठीक है, यानी कि मान सकते हैं कि उसका जो यादगार बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पे उसका उसका अंतिम संस्कार हुआ होगा या जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई होगी, जहाँ पे उसको दफन किया गया इस तरीके से। ठीक है, या जैसे कि वर्तमान में मजार वगैरह हम पढ़ते हैं, तो सेम इसी तरीके से कि संत कबीर जी के जो निर्वाण स्थल था या जहाँ पे जो इनकी मजार या जो भी है वो कहाँ पे स्थित है? तो मगहर नामक एक स्थान है, संत कबीर नगर में ही एक मगहर नामक स्थान है, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखें कि मगहर नामक स्थान पर संत कबीर जो थे इनकी मृत्यु हुई तो वहीं पे इनका निर्माण स्थल स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ पे स्थित है? ये आपका कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका ललितपुर में स्थित है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सॉरी इसी वीडियो में पीछे आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं खानकाह रसीदिया, खानकाह रसीदिया, हालांकि मुझको नहीं पता कि ये किसी की मजार है या किसी कोई फेमस स्थल तो नहीं होगा, क्योंकि मैं चूंकि फर्रुखाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैनपुरी हमारे यहाँ से बॉर्डर टच होता है फर्रुखाबाद से, तो मैंने सुना नहीं है, पर ध्यान रखेंगे इस बात को, मैं आज गूगल करके कल आपको बताऊंगा कि क्या है। तो खानकाह रसीदिया ये मैनपुरी में स्थित है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं भगवान बाराह मंदिर, बाराह तो आपने सुना ही होगा कि जो भगवान बाराह जी थे, अगर आपने नहीं सुना मैं एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूँ। जैसे जो आपके जंगली सुअर मान सकते हैं आप, जिसके नाक के ऊपर सिंग होता है, एक सिंगल सिंग। ठीक है, उसको बारहा बेसिकली बोला जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से सुअर को ही बारहा बोला जाता है। तो जिस समय एक कोई राक्षस था, तो उसने पृथ्वी को पकड़ के समुद्र में डुबोने की कोशिश की थी, यानी समुद्र के तलहटी में पृथ्वी को रखने के लिए उसने रख दिया था। तो उस समय बारहा का अवतार धारण करके प्रभु जो नारायण जी थे उन्होंने बारहा का अवतार धारण किया था बारहा रूप में, और पृथ्वी को अपने जो सिंह था, वही जो कि नाक के ऊपर सिंह होता है, उस पे रख के बाहर ले आए थे। तो इस तरीके से मतलब ये मान सकते हैं पौराणिक कथा है। ठीक है, तो भगवान बाराह का जो मंदिर है वो बेसिकली कासगंज के सोरो में स्थित है। वो इसी कासगंज से संबंधित मैंने इसी वीडियो में आपको एक पॉइंट बताया था जो कि अमीर खुसरो से संबंधित था, वो कासगंज के पटियाली नामक स्थान से संबंधित था। ठीक है, तो कासगंज का सोरो में भगवान बाराह का मंदिर है। ठीक है, दशावतार मंदिर आपका ललितपुर में हो जाएगा, जो कि देवगढ़ में स्थित है। आगे बात करते हैं हरिदेव जी मंदिर, ये भी आपका मथुरा में स्थित है। ठीक है, रूमी दरवाजा, तो रूमी दरवाजा तो काफी फेमस है, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लाडली जी का मंदिर मथुरा हो जाएगा। ठीक है, भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर, ये कानपुर में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए भीतरगांव का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो भीतरगांव का जो मंदिर है वो कानपुर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा गोला गोकर्णनाथ मंदिर, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है।
चक्रतीर्थ, नैमिसारण ये सीतापुर में स्थित है। और नैमिसारण तो आपको पता ही होगा, नैमिसारण में जहाँ पे 24,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की थी, ठीक है। और नैमिसारण बेसिकली प्रभु श्री राम जी के लिए वहाँ पे काफी बोला जाता है, ठीक है। तो नैमिसारण चक्रतीर्थ जो है वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। और बात करते हैं अगर भारद्वाज आश्रम एवं अक्षय वट, ये आपका प्रयागराज में स्थित है। क्लियर। आगे बात करें कड़क साहब बाबा की मजार। भाई कड़क साहब बाबा क्या करते थे मुझे नहीं पता, पर इनकी जो मजार है वो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वहीं अगर बात करते हैं दान तीर्थ जो कि हस्तिनापुर में स्थित है, और हस्तिनापुर वर्तमान का मेरठ या दिल्ली, मेरठ से लेकर दिल्ली वाला क्षेत्र हस्तिनापुर कहलाता है। तो दान तीर्थ जो है वो बेसिकली मेरठ में स्थित है, ठीक है। बावनी इमली शहीद स्थल, ये बेसिकली वो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का वो स्थल है जहां पे शायद 54 जने 154 लोगों को अंग्रेजों ने इमली के पेड़ पे फांसी लगा दी थी, ठीक है। तो वो बावनी उस जगह का नाम है। वर्तमान में भी वो इमली का जो पेड़ है वो अभी भी वहां पे लगा हुआ है। तो बावली सॉरी बावनी इमली शहीद स्थल ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट बेसिकली कानपुर के आगे पड़ता है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं झारखंडेश्वर मंदिर। तो ये झारखंडेश्वर मंदिर बेसिकली हापुड़ में स्थित है, ठीक है। फांसी ये फांसी इमली शहीद, ये फांसी इमली शहीद स्थल ये बेसिकली ये प्रयागराज का एक कह सकते हैं कि प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे दोनों अलग अलग है। बावनी इमली शहीद स्थल ये फतेहपुर में, और फांसी इमली शहीद स्थल ये भी ये प्रयागराज में। और यहाँ पे भी इस इमली के पेड़ पे भी अंग्रेजों ने कई जो क्रांतिकारी हुआ करते थे तत्कालीन उनको फांसी पे लटका दिया था, ठीक है। बात करते हैं ब्यास टीला या नरसिंह टीला, ये आपका जालौन में स्थित है। शहीद स्थल छावनी ये आपका बस्ती में स्थित है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में स्थित है। लोधेश्वर मंदिर बाराबंकी में। कनक भवन अयोध्या, प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या, हनुमानगढ़ी अयोध्या, ये तो आपको पता ही होगा। सप्त मातृका की प्रतिमा ये आपकी कन्नौज में स्थित है। भृगु मंदिर बलिया में स्थित है, ठीक है। जेके मंदिर आपका कानपुर में स्थित है। और मुगल घाट ये आपका फर्रुखाबाद में स्थित है, ठीक है। इसको इसका ही नाम बदल के हालांकि किला घाट कर दिया गया है, ठीक है। तो मुगल घाट आपका फर्रुखाबाद में स्थित है, ठीक है। जैन मूर्तियां असाई किले से प्राप्त जो हुई थी, दिगंबर जैन मूर्तियां असाई किले से प्राप्त हुई थी, ये बेसिकली इटावा में स्थित है, ठीक है। अवगढ़नाथ मंदिर ये बेसिकली मेरठ में स्थित है, अवगढ़नाथ मंदिर। और शुक्ल तालाब कानपुर देहात में स्थित है। और जायसी स्मारक रायबरेली में स्थित है। क्लियर। आगे बात करते हैं गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां की मजार शाहजहांपुर, बौद्ध स्तूप कुशीनगर व पिपरवा सिद्धार्थ नगर, ठीक है। दाऊ जी मंदिर आपका बेसिकली ये मथुरा होना चाहिए था। दाऊ जी मंदिर देख लीजिएगा ये एक बार आपको। दाऊ जी मंदिर बेसिकली हमारे अनुसार मथुरा में है, पर यहाँ पे हाथरस दिया गया। एक बार आप देख लेंगे, गूगल कर लेंगे, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया में। चाइना मंदिर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना मंदिर आपका श्रावस्ती में स्थित है। कामदगिरी पर्वत ये चित्रकूट में स्थित है। रानी महल झांसी, चूंकि झांसी की रानी थी तो झांसी रानी महल झांसी। मकरवाई मंदिर महोबा, कालिंजर दुर्ग बांदा, रजा लाइब्रेरी रामपुर, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के पास में स्थित है। सिवली एकेडमी आजमगढ़, इमामबाड़ा व छतर मंजिल लखनऊ, देवी पाटन या पाटेश्वरी देवी मंदिर ये आपका बलरामपुर, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में स्थित है, ठीक है। इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग से, ठीक है। यहाँ से आप ले लिया होगा आई होप। अब आप इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लीजिए इस स्लाइड का आप ले लीजिए, ओके। आगे हम बात करते हैं रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। सैयद सलार मसूद गाजी की जो दरगाह है वो बहराइच में स्थित है। सैयद सलार मसूद गाजी, ठीक है, ये बहराइच में स्थित है। सीता कुंड घाट ये आपका सुल्तानपुर में स्थित है। कपिल मुनि आश्रम, रामेश्वर मंदिर आश्रम या भेद कुंड, ये आपका भेद कुंड बेसिकली है। ये आपके सॉरी फर्रुखाबाद में स्थित है, ठीक है। सीता समाहित स्थल या सीतामढ़ी ये आपका भदोई में स्थित है। संत रविदास नगर, हालांकि भदोही ही बोला जाता है इसका, इसका नाम बदल के जिस समय मायावती जी की सरकार आई थी उन्होंने भदोही का नाम बदल के संत रविदास नगर रख दिया था। लेकिन उसके बाद में अखिलेश जी की सरकार आई, उन्होंने पुनः इसका नाम भदोही ही कर दिया था, ठीक है। तो सीता समाहित स्थल भदोही में स्थित है। महर्षि दधीच जी का आश्रम सीतापुर में स्थित है। और नैमिषारण्य भी सीतापुर में स्थित है। 84 गुम्बद ये जालौन में स्थित है। कालपी जालौन
ठीक है। और छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद्र जी का किला, हाजी शरीफ दरगाह, ये सभी आपके कन्नौज में स्थित हैं। ठीक है। बेला देवी मंदिर ये आपका प्रतापगढ़ में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भरत कुंड ये आपका अयोध्या में स्थित है, ये बुंड नहीं कुंड है। ठीक है। एजाज अली हॉल ये आपका बिजनौर में स्थित है। सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की जो दरगाह है वो बेसिकली अंबेडकर नगर में स्थित है। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर ये आपका मुजफ्फरनगर में स्थित है। सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में स्थित है। और धानापुर शहीद स्मारक चंदौली, महर्षि दुर्वासा जी का जो आश्रम है बेसिकली प्रयागराज में स्थित है। ठीक है। आगे बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है ये आपका गाजीपुर में स्थित है। और ये एकमात्र ध्यान रखेंगे कि एकमात्र भारत का गवर्नर गवर्नर या गवर्नर जनरल था जो भारत में जिसकी मृत्यु हुई थी वो था कॉर्नवालिस, जिसने भारतीय शिक्षा में एक अद्वितीय चेंजमेंट लाया था। ठीक है। हालांकि यह करके इसने भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी उसको एकदम तहस नहस कर दिया था, लेकिन अगर हम वर्तमान में हम जो देखते हैं शिक्षा पद्धति ये कॉर्नवालिस की ही लाई हुई है। ठीक है। और गुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी, श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर या नोएडा आप मान सकते हैं इसको। ठीक है। सलामत शाह की मजार बाराबंकी, देवकली मंदिर औरैया, राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर उन्नाव, विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई, दाऊ जी मंदिर मथुरा। ये देखिए है ना दाऊ जी, अच्छा वो वाला जो दाऊ जी था वो दूसरा था। अच्छा वो श्री दाऊ जी महाराज मंदिर था वो हाथरस में था। और जो दाऊ जी मंदिर है ये आपका मथुरा में स्थित है। ठीक है। यज्ञशाला ये आपका बागपत में स्थित है। तुलसी स्मारक बांदा में स्थित है, बांदा में राजापुर गांव। ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको सारे प्रमुख दर्शनीय स्थल थे, मतलब कौन कौन से दर्शनीय स्थल है और वो किस जिले से संबंधित है, इस वीडियो में मैंने पूरी विस्तृत चर्चा की है। आई होप आप वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं और हमें राय दे सकते हैं कि हमको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है। किसी वीडियो में। और बस कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी एग्जाम की तैयारी ही कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इस वर्ष सरकारी जॉब प्राप्त कर लेंगे और आपके जो भी चाहने वाले हैं, आपके मित्रगण हैं, वो भी सरकारी जॉब प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम।